Hi everyone. Hello, 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 hello बच्चों. Very, very good morning. Good morning, good morning, good morning. ज्वाइन कीजिए क्लास को और फिर शुरू करते हैं हम लोग ग्रेविटेशन के ऊपर हमारी तीसरी क्लास को, जिसके अंदर हम लोग करने वाले हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में बात. सो आई एम होपिंग सारे बच्चे रेडी हैं. देखो, सुबह क्लास लेना ना उठ के वैसे है तो मुश्किल काम, और रीजन जो जनरली होता है कि मैं सुबह उठ के क्लास ले पाती हूँ वो है मम्मा के हाथ की कॉफी. लेकिन आज का जो टॉपिक है वही इतना इंटरेस्टिंग है कि आज जब मैं अपना मुंह धो रही थी, क्लास के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तब एकदम से मेरे दिमाग में आया कि यार आज तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पढ़ाऊंगी, है ना. आज तो तुम लोगों को इतनी इंटरेस्टिंग चीजें पता लगेगी कि सिर्फ सेब अर्थ के ऊपर नहीं गिरता है, अर्थ भी सेब के ऊपर गिरता है. उस तरीके की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग सी क्लास है. आई एम होपिंग एवरी वन इज रेडी फॉर टूडेज क्लास. गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. शुरू करें? हाँ जी, शुरू करें क्लास को. ग्रेट ग्रेट. हाँ हाँ, इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक. तुम ये लगा लो कि इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है. टॉप 3 टॉपिक्स में से टॉप 1 टॉपिक या फिर टॉप 2 टॉपिक के ऊपर यही आएगा. तो ये मैंने तुम लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर दी है. आई एम होपिंग दैट द स्क्रीन इज विजिबल. ये हमारी क्लास कंडक्ट होती हुई 21 अगस्त को. इंट्रोडक्टरी स्लाइड बना रही हूँ तुम्हारे सामने, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में. आई एम होपिंग एवरीवन इज रेडी. एक मिनट. तो हमारा सेकंड टॉपिक था ना ग्रेविटेशनल फोर्स. यहाँ पर तीसरा टॉपिक डालो, हेडिंग डाल दो एक बार तीसरे टॉपिक की, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है. अब टॉपिक से अनरिलेटेड बात मुझे चाहिए नहीं, ठीक है. पहले 15-20 मिनट वैसे भी क्लास में मेरी नींद खुलती है, तो आई डोंट वांट कि मैं वो 15-20 मिनट तुम लोगों को डांटने में निकालूं. तो बिल्कुल शांति से मेरी बात सुनना, समझना. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं बिफोर वी स्टार्ट राइटिंग, ठीक है. डू आई हैव एवरीवनस एग्रीमेंट एंड कोऑपरेशन? टॉपिक से अनरिलेटेड कोई बात नहीं, अभी कोई बात नहीं, 9 बजे करेंगे अपन, ठीक है. अब समझो. तो हम लोगों ने ना लास्ट की क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सीखा था. तो मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाली 2 बॉडीज हैं जिनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है. ये वाली बॉडी आ गई m1, ये वाली बॉडी आ गई m2. मान लो अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है r, तो ये मुझे बताने में या फिर ये तुम्हें बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि दोनों एक दूसरे को एक म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स के साथ एक दूसरे को खींचेंगे, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स. मान लो मैंने इसको F मान लिया, तो इसके ऊपर भी F फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर भी F फोर्स लग रहा है. तो जो एक्सेलरेशन एक बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, जो एक्सेलरेशन एक बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोला जाता है. तो इसके अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, इसके ऊपर कितना फोर्स लगा, इसका मास, इसके अंदर कितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, इसके ऊपर कितना फोर्स लगा, इतना, और डिवाइडेड बाय इसका मास कितना है. तो ये वाला जो तुम्हारा टॉपिक है ना, समझो इसका मतलब क्या है. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मतलब वो एक्सेलरेशन जिसका रीजन, और रीजन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स. मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय द मास. अब बात यहाँ पर ये है कि तुम्हारे सिलेबस में ये वाला जो टॉपिक है ना, कुछ टुकड़ों में बटा हुआ है. जैसे कि सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक बॉडी के अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. मतलब हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी. फिर बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू अ बॉडी. चाहे उसके अंदर फिर बाद में हम लोग पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट की बात करें, या फिर उसके अंदर हम लोग एक प्लैनेट की बात करें, या फिर उसके अंदर हम लोग एक शेल की बात करें. डू यू अंडरस्टैंड मी? इस तरीके से जो टॉपिक है ना, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. अभी हम लोगों ने जितना छोटा सा डिस्कशन किया है ना, उसके बेसिस के ऊपर हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं. और जैसे जैसे नोट मेकिंग करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना तुम्हें और क्लियर होता जाएगा. तो यहाँ पर लिख लो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज व्हाट? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी. लिखना, एक्सेलरेशन
produced in the body due to the gravitational force, due to the gravitational force acting on it, acting on it। तो वही जो हम लोगों ने डिस्कस करते करते एक डायग्राम बनाया था कि मान लो अगर मेरे पास दो बॉडीज है, एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2, और मान लो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू है r। अब हम सारी चीजें इस चीज से हम सारे बच्चे, हम सारे लोग इस चीज से वाकिफ है कि दोनों के ऊपर एक म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, कि ये वाली जो बॉडी है इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा जो इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, ये वाली जो बॉडी है इसके ऊपर इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा जो इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। तो अगर मान लो मैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालती हूँ तो वो उसका फॉर्मूला कितना आ गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पहली वाली बॉडी का मास दूसरे वाली बॉडी का मास डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। तो इसकी वजह से एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ ना, इसकी वजह से क्या हुआ, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ इस बॉडी के अंदर, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। कितने मैग्नीट्यूड का, इसका इसके ऊपर कितना फोर्स लगा, इसका कितना मास है। तो ये मेरे पास आ गया gm2/r का स्क्वायर। और उसी तरीके से ये वाली बॉडी के अंदर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ये वाले एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना आ गया कि इस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगा डिवाइडेड बाय इस बॉडी का कितना मास है। तो ये वाला फॉर्मूला मेरे पास कितना आया, इतना। डज दिस मेक सेंस टू यू कि अगर हम लोग कंसेप्चुअली चलें तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को विजुअलाइज भी करना, दैट व्हाट इट इज अबाउट इज प्रिटी इजी टू डू, जैसे कि तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। तो ये होता है हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि दो बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो म्यूचुअल है, कि दोनों बॉडीज के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो इक्वल मैग्नीट्यूड का है, लेकिन उन दोनों बॉडीज के अंदर जो उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो अलग अलग हमारे पास हो सकता है। तो मैं इसको कैसे बोल सकती हूँ, इसको वर्बली मैं कैसे बोल सकती हूँ, इसको मैं दो तरीके से बोल सकती हूँ। या तो मैं बोल सकती हूँ एक्सेलरेशन इन m1, या तो मैं इसको बोल सकती हूँ एक्सेलरेशन इन m1, या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू m2 इन m1, है ना। ये थोड़ा सा कम डिस्क्रिप्टिव है, ये ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है कि दोनों सिनेरियोज में हम लोग एक्सेलरेशन इन m1 ही निकाल रहे हैं, लेकिन उसको मैं दो तरीके से बोल सकती हूँ। या तो सिंपली कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ m1 में, या फिर कितना एक्सेलरेशन m1 में प्रोड्यूस हुआ m2 की वजह से। सिमिलरली अगर मान लो मैं ये वाले एक्सेलरेशन की बात करूँ तो इसको भी मैं दो तरीके से बोल सकती हूँ। या तो मैं इसको सिंपली बोल दूँ कि भैया कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है m2 के अंदर, या फिर मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकती हूँ कि कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू m1 इन m2। लिखो एक बार, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। तो मैं ए पॉइंट यहाँ पर एक और चीज लिख सकती हूँ, दैट फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज, gravitational force acting on two bodies, acting on two bodies that are mutually attracting one another, that are mutually attracting one another, that are mutually attracting one another is same, but the acceleration produced in both of them can be different. But the acceleration produced in both of them can be different। अगर दोनों का डिफरेंट मास है तो ऑब्वियस बात है सेम फोर्स की वजह से दोनों के अंदर डिफरेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। लिखो एक बार,
और कहने को है तो एक्सेलरेशन ही ना बच्चों, कहने को है तो एक्सेलरेशन है। तो अगर मान लो मुझे इसका एसआई यूनिट और डिमेंशन लिखना हो, अगर मुझे इसके एसआई यूनिट्स और डिमेंशंस की बात करनी हो, तो एसआई यूनिट्स वही जो किसी भी एक्सेलरेशन का होता है। जैसे कि मान लो अगर मैं एनर्जी की बात करूं, ठीक है, तो चाहे जो मर्जी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो, ठीक है, सबके यूनिट्स क्या होते हैं कि जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशंस क्या होते हैं, ml/t-2। तो वैसे चाहे जिस भी तरीके का एक्सेलरेशन हो, एसआई यूनिट मेरे पास क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायमेंशंस मेरे पास क्या हो जाएंगे, LT-2। लिखो एक बार, जब तक टॉपिक ना खत्म हो चू नहीं होनी चाहिए क्लास में कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा, पहले पूरा जान लो, अभी जानने लगे हो। पूरी रामायण अच्छे से नहीं सुनोगे तो लास्ट में यही पूछोगे ना कि सीता किसका बाप था। डन। डन डन डन। अब ना थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग सी पॉइंट के अंदर, सी पॉइंट के अंदर एप्पल एंड एप्पल एंड अर्थ, ठीक है, कि मान लो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास इस तरीके से अर्थ था, ठीक है, बहुत बड़ा सेप बनाऊंगी, मान लो ये इस तरीके से ये एप्पल था। तो अब एप्पल का भी मास है, अर्थ का भी मास है, इसका मतलब कोई दो राही बात नहीं है कि दोनों के ऊपर सेम फोर्स लगेगा। ये देखो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग गया एफ का, यहाँ पर ये जो अर्थ है इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग गया एफ का, तो दोनों के ऊपर सेम ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। मतलब ये जो सेब है उसके ऊपर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो हमारा अर्थ है उसके ऊपर भी सेब की वजह से सेम ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो बात ये आती है कि अगर हमारा अर्थ भी सेब को अट्रैक्ट कर रहा है और सेब भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ऐसा क्यों है कि जो सेब है वो अर्थ के ऊपर गिरता है, ना कि अर्थ सेब के ऊपर गिरता है। तो बाबा जो फोर्स है वो आपको कैसे दिखता है एक बॉडी में, एक्सेलरेशन की तरह। आपको फोर्स एक बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, आप उसको ऐसे विजुअली कैसे रिप्रेजेंट करोगे। उसके मोशन में जो फोर्स है एक्टिवली थोड़ी आता है, पैसिवली आता है ना। तो अगर दोनों बॉडीज के ऊपर सेम फोर्स लग रहा है लेकिन दोनों बॉडीज का मास डिफरेंट है, तो एक्सेलरेशन डिफरेंट प्रोड्यूस होगा ना बच्चों। कि अगर मान लो मैं इस एफ फोर्स की बात करूं, तो एफ फोर्स मेरे पास क्या आ गया, दोनों के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ द एप्पल, मास ऑफ द अर्थ, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो अब इसकी वजह से बच्चों जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, कि देखो जो एप्पल के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो मेरे पास क्या आ गया, इसके ऊपर कितना फोर्स लगा डिवाइडेड बाय मास ऑफ द एप्पल। तो ये मेरे पास कितना आ गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो यही वो एक्सेलरेशन है एप्पल का जो हमें दिखता है, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। वैसे हमारा जो अर्थ है वो भी तो एप्पल की तरफ एक्सेलरेट करेगा ना, ये कितनी जेन्युइन सी बात है। जब फोर्स एप्पल के ऊपर भी लगा, अर्थ के ऊपर भी लगा, तो एक्सेलरेशन दोनों के अंदर प्रोड्यूस होगा। तो अर्थ के अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, अर्थ के ऊपर कितना फोर्स लगा डिवाइडेड बाय अर्थ का कितना मास है। तो ये वाला फॉर्मूला आ गया मेरे पास इतना। अब सारे बच्चों का ध्यान एक बार ना जरा सा स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। तो तुम यहाँ पर देख पा रहे हो दो बॉडीज एक दूसरे को म्यूचुअली अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन उनके अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो, जैसे कि यहाँ पर एप्पल के अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ द अर्थ। और यहाँ पर हमारे अर्थ के अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ द एप्पल। अब यार ये कितनी जेन्युइन सी बात है कि मास ऑफ द अर्थ तो बहुत ज्यादा बड़ा है इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ द एप्पल। तो ऑब्वियसली बात है एक्सेलरेशन ऑफ द एप्पल बहुत ज्यादा बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू द एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ। मतलब जब सेब अर्थ के ऊपर गिर रहा है, अर्थ भी सेब के ऊपर गिर रहा है, लेकिन सेब का एक्सेलरेशन बहुत बड़ा है, अर्थ का एक्सेलरेशन बहुत छोटा है। तो अर्थ का एक्सेलरेशन इतना ज्यादा छोटा है कि हम उसको ना ही कंसिडर करें तो भी चल जाएगा। क्योंकि तुम देखो, अगर मान लो मैं मास ऑफ द एप्पल, तुम यार तुम क्या मान रहे हो, मान लो मैंने 1 टन एप्पल ले लिए,
मैंने पूरी एक बोरी ले ली, उसके अंदर ना 1000 किलो एप्पल्स हैं, तब भी देखो अर्थ के अंदर अगर ये पूरी बोरी गिरती है तब भी देखो अर्थ के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, इट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3, क्योंकि मैंने 1000 kg लिया है। और दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लो, अब की बार ये जो हमारे एप्पल्स है अगर वो नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ भी है तो भी डिस्टेंस रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल टू हो जाता है, जो होता है 6400 किलोमीटर्स। ये देखो कितना छोटा, न्यूमरेटर में ऑलरेडी 10⁻⁻11 था, ठीक है, फिर डिनोमिनेटर में 10⁻6 भी आ गया, तो तुम सोचो कि यहाँ पर कितना ज्यादा छोटा होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू द अर्थ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू द अर्थ इतना ज्यादा छोटा होता है कि वो हम लोग को दिख ही नहीं पाता, उसकी कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रह पाती। इसको एक और तरीके से, ये हो गया एक एक्सप्लेनेशन, ठीक है। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकता है कि देखो दोनों के अंदर सेम फोर्स प्रोड्यूस हुआ, दोनों के अंदर सेम फोर्स प्रोड्यूस, दोनों के ऊपर सेम फोर्स लगा। अब जिसका मास छोटा था उसके अंदर बड़ा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, जिसका मास बड़ा था उसके अंदर छोटा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो इसका मास एप्पल के मास से इतना ज्यादा बड़ा था कि इसका एक्सेलरेशन एप्पल के एक्सेलरेशन से इतना छोटा हो गया कि हम उसको कंसिडर ही नहीं करते। तो मैं यहाँ पर ये पॉइंट्स लिखवाना चाहती हूँ, ये पॉइंट्स लिखवाना चाहती हूँ। व्हेन एन एप्पल, व्हेन एन एप्पल falls on the earth, when an apple falls on the earth also falls on the apple, earth also, क्या हो गया, कौन कॉल कर रहा है, कॉल मत करो भाई और ध्यान दो। हाँ जी, when an apple falls on the earth also falls on the apple, कि फोर्स तो दोनों के ऊपर लगा है, एक्सेलरेशन तो दोनों के अंदर ही आएगा। बात यहाँ पर ये है कि अर्थ का मास एप्पल के मास से इतना ज्यादा बड़ा है कि जो एक्सेलरेशन अर्थ के अंदर प्रोड्यूस होगा वो एक्सेलरेशन जो एप्पल के अंदर प्रोड्यूस होगा उससे ज्यादा बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। सो आई कैन से acceleration produced in the earth acceleration produced in the earth is so small, is so small in comparison to, in comparison to acceleration produced in the apple, that we are not able to see it with our naked eyes, that we are not able to see or feel it, to see or feel it। समझे? ये तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर इस तरीके से डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है। एक मिनट यार, एक बच्चे को ब्लॉक करना है, जस्ट 1 सेकेंड। सब ठीक चल रहा है ना? बच्चे जान के कॉल कर रहे हैं, ये नंबर नोट कर लो एक बार बच्चों, नंबर नोट कर लो। स्पैमर है, क्लास के बीच में कॉल कर रहा है, इसको ना आराम से जब तुम खाना वाना खा रहे हो ना, बोर हो रहे हो, इसको कॉल करके परेशान करना, ठीक है? आई एम होपिंग सबने नोट कर लिया हो, इसमें मेरी कहीं वो भी नहीं आएगी मैम ने बच्चे का नंबर लीक कर दिया, बच्चा खुद ही जानबूझ के कॉल कर रहा है क्लास के बीच में, ठीक है? दैट इज ग्रेट। अब यहाँ पर जरा सा देखिएगा, तो ये तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, तो ये मैंने तुम लोगों को लिखवा दिया, एप्पल और अर्थ का प्रॉब्लम, ठीक है? तो तुम लोग यहाँ पर एक और चीज भी देख पा रहे होगे, इसको यहाँ पर देखना एक बार जरा सा, कि कैसे पहली वाली बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है दूसरी वाली बॉडी के मास पर डिपेंड करता है। जैसे दूसरी वाली बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ है पहले वाले बॉडी के मास पे डिपेंड करता है, जो हमारा मेन फॉर्मूला बच जाता है उसके सेंस में, ठीक है? तो मैं यहाँ पर फिर एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर ये भी लिख सकती हूँ, when two bodies are attracting one another, are attracting one another
because of gravity, because of gravity, acceleration produced in body 1, acceleration produced in body 1 depends on the mass of body 2, depends on the mass of body 2. एक ऑब्जर्वेशन जिसको हम लोगों ने हमारे नोट्स में ऐड कर दिया, और उसी तरीके से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन बॉडी 2 डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ बॉडी 1. तो अर्थ के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, अगर मैं उस म्यूचुअल फोर्स की बात करूं जो अर्थ और एप्पल के बीच में लग रहा है, तो जो एक्सेलरेशन तुम खुद देख लो एप्पल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ द अर्थ. और जो एक्सेलरेशन अर्थ के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ द एप्पल. तो मास ऑफ द एप्पल तो बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द अर्थ भी बहुत ज्यादा छोटा होगा. गॉचा. हाँ, अब ऑनलाइन रैगिंग लेना बढ़िया तरीके से उस बच्चे की, लेकिन पहले एक बार जरा से नोट कर लो. ठीक है. तो देखो अभी तक हम लोगों ने फोकस किया बॉडी के अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. अब सेम चीज को डिफाइन करके हम लोग अपना थोड़ा सा किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं वो चेंज कर देंगे. अब हम लोग देखेंगे कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है किसी की वजह से. जैसे कि देखना क्या मतलब है मेरा इससे. लेट अस टॉक अबाउट acceleration produced not in a body because of a body. एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी तो बड़ी जेन्युइन तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 4 पॉइंट्स लिख दिए हैं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी के ऊपर. अब हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ बॉडी. सेम चीज डिफाइन करेंगे बट उसका वे ऑफ डिफाइनिंग चेंज कर देंगे. तो यहाँ पर आ गया एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ बॉडी. तो मेरे चिन्मनो ये देखो, ये फॉर्मूला से तुम कुछ पता कर पा रहे हो कि दिस इज द एक्सेलरेशन इन द एप्पल, बट दूसरे तरीके से मैं बोल सकती हूँ दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द अर्थ. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू द अर्थ आ गया ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ, कितने डिस्टेंस के ऊपर एक्सेलरेशन निकाल रहे हो उसका स्क्वायर. तो अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ बॉडी, तो मैं यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा. मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू द बॉडी में, रुको ऐसे मत बनाओ, एक पॉइंट साइज्ड बॉडी लेती हूँ. ड्यू टू अ बॉडी यहाँ पर लिख दो. ये बॉडी किस तरीके की है, पॉइंट साइज्ड बॉडी है. तो मान लो मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि भैया ये मेरे पास बॉडी है एम मास की, और इसकी वजह से मुझे निकालना है कि इसकी वजह से कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा किसी भी बॉडी में जो इस पॉइंट के ऊपर रखी हुई है, मतलब एट ए डिस्टेंस आर. क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि मान लो अगर मैंने यहाँ पर एक बॉडी रख दी, तो उस बॉडी के अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो उसके मास के ऊपर तो डिपेंड करेगा नहीं. जो इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो डिपेंड करेगा कि किस बॉडी ने जो फोर्स लगाया, जिस बॉडी ने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया इसके ऊपर, उसका कितना मास है. तो एक जनरल फॉर्मूला पे हम लोग यहाँ पर पहुंच सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ड्यू टू एम एट ए डिस्टेंस आर, एट ए डिस्टेंस आर, उसका फॉर्मूला कितना आ गया, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, कितनी बॉडी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है डिवाइडेड बाय कितने डिस्टेंस के ऊपर उसका स्क्वायर. एक जनरल फॉर्मूला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का.
नए नजरिए से चीजों को देखो। मैंने तुम्हें कोई नई बात नहीं बताई है, पुरानी बात नए तरीके से बताई है। कि हमें ये तो पता ही है कि मान लो अगर मैंने यहाँ पर M2 मास की बॉडी को रख दिया, तो इसके अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, M2 पे थोड़ी डिपेंड करता है। तो आई कैन से कि जब तक मेरे पास M मास R के डिस्टेंस के ऊपर बैठ के एक बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है जो इस पॉइंट के ऊपर रखी हुई है, तो इस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसका फॉर्मूला आ गया ये। तो तुम समझ रहे हो, एनी बॉडी, ये लिख लो, एनी बॉडी placed at point P, placed at point P will accelerate, will accelerate with this acceleration due to mass M. ड्यू टू मास एम। अब थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं ताकि तुम लोगों को ये चीज थोड़ी सी और समझ आए, वरना तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल खिचड़ी बन जाएगी। तो एक बार जरा सा लिख लो, फिर लेट अस डू सम क्वेश्चन सॉल्व देम। कि बात सेम ही है, बस हम लोग कैसे वो बात को बोल रहे हैं वो तरीका अलग है। मास, मैम ये मास पॉइंट पी पे चाहे कोई भी मास हो, वही तो लिखा है नबीला, ये इसी क्वेश्चन का तो आंसर है कि पॉइंट पी के ऊपर कोई भी मास प्रेजेंट हो। तुम देखो ना, अगर मान लो यहाँ पर 1 kg मास प्रेजेंट है, अब सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, मान लो अगर 1 kg मास प्रेजेंट है, इसके ऊपर फोर्स कितना लगना था, ग्रेविटेशन कांस्टेंट स्मॉल m 1 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। अगर मान लो यहाँ पर 2 kg मास रखा होता है सेम जगह पे, तो जो इसके ऊपर फोर्स लगता है तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। तो ये तो बात हो गई फोर्स की कि इस बॉडी के ऊपर इतना फोर्स लगा। अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि इस बॉडी के अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो वो मेरे पास आ गया F डिवाइडेड बाय 1 kg। तो देखो फॉर्मूला आया ये। यहाँ पर अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो मैं बोल दूंगी F का फोर्स लग रहा है 2 kg की बॉडी के ऊपर, तो भी देखो फॉर्मूला आया ये। तो मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ कि पॉइंट P के ऊपर चाहे कोई भी मास की बॉडी प्रेजेंट हो, उसका एक्सेलरेशन उसके मास पे कहाँ डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू द अर्थ, कहाँ पर मास ड्यू टू द अर्थ पे डिपेंड करा, एक्सेलरेशन इन द एप्पल, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन द एप्पल, कहाँ मास ऑफ द एप्पल पे डिपेंड करा। तो अगर पॉइंट पी के ऊपर चाहे कोई भी मास की बॉडी हो, देख लो चाहे 1 kg मास की बॉडी हो या 2 kg मास की बॉडी हो, कहाँ उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसके मास पे डिपेंड कर रहा है। ये तो उसके मास पे डिपेंड कर रहा है कि किसकी वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और वो यहाँ से ये वाले पॉइंट से कितने डिस्टेंस के ऊपर है। देख रहे हो ना, चाहे कोई भी मास हो, मास सेम नहीं, नहीं सुबिया, नहीं, बिल्कुल गलत लिखा है तुमने, कोई भी मास हो। जैसे अभी मैंने तुम्हें डिटेलिंग में एक्सप्लेन किया कि चाहे यहाँ पर 1 kg हो या फिर 2 kg हो, सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इतना। तो पी पॉइंट के ऊपर कोई भी बॉडी प्लेस्ड हो, वो कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगी एम मास की वजह से, उसका फॉर्मूला आ गया ये। लेट अस डू सम क्वेश्चंस। सारे बच्चों का ध्यान एक बार जरा सा स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। मान लो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया कि 2 बॉडीज थी, पहले वाले बॉडी का मास है 3 kg, जो दूसरी वाली बॉडी है उसका मास है 4 kg, ठीक है। अब ये दोनों बॉडीज ना 2 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर प्लेस्ड है, ठीक है। ध्यान दे दीजिएगा, मैं तुम्हें 2 क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ और दोनों क्वेश्चंस 2 तरीके से पूछ सकती हूँ। या तो मैं पूछ सकती हूँ व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन 3 kg, है ना, या तो मैं ये पूछ लूँ, या मैं सेम क्वेश्चन को ऐसे भी तो पूछ सकती हूँ व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू 4 kg। देखो ड्यू टू किसकी वजह से, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू 4 kg इन 3 kg, है ना। या फिर मैं ये भी पूछ सकती हूँ कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है 4 kg में,
या फिर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है 4 kg में 3 kg की वजह से। ध्यान देना, ये दोनों बिल्कुल सेम बात है कि या तो मैं ये बोल दूं कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है 3 kg में, या फिर मैं बोल दूं कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है 4 kg की वजह से एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम इट। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या आया? फॉर्मूला आ गया 3 kg के ऊपर कितना फोर्स लगा डिवाइडेड बाय 3 kg। तो 3 kg के ऊपर जो फोर्स लगा वो आ गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, 3 kg का मास 4 kg का मास, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, और डिवाइड कर दिया मैंने 3 kg से। तो ये मेरे पास कितना आ गया? कैपिटल जी। और अब अगर आप मुझसे पूछते हो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है 3 kg में, या फिर कितना, अब वन क्वेश्चन, या फिर मान लो तुमसे पूछा जाए कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है 4 kg में, लेस डिस्क्रिप्टिव। कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है 3 kg की वजह से 4 kg में, मोर डिस्क्रिप्टिव। तो 4 kg में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो आ जाएगा कितना फोर्स लगा, 4 kg का कितना मास था। तो 4 kg के ऊपर तो म्यूचुअल फोर्स लगा है, तो म्यूचुअल फोर्स लगा है इतना 4 kg की बॉडी के ऊपर। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 3 G/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब उसी तरीके से जैसे यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ बॉडी किया है ना, अब एक बार जरा सा करो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ प्लैनेट, ड्यू टू अ प्लैनेट। तो मैंने तुम्हें बताया था कभी भी शेल या फिर स्फीयर से अगर तुम लोग डील करो तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इन सबको निकालने के लिए तुम क्या कर सकते हो? सारे के सारे मास को सेंटर पे मान सकते हो। तो मान लो अगर मैं तुम्हें ये बोलती हूँ कि भैया ये मेरे पास एम मास है, ये एम मास है और इसके रेडियस की वैल्यू है आर। तो अगर मान लो मैं बच्चों तुमसे यहाँ पर ये पूछती हूँ कि ये वाले पॉइंट के ऊपर कितना एक्सेलरेशन है, तो देखो इसके मास को सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान लिया, और मैं तुमसे इस पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन पूछ रही हूँ, मान लो दिस इज पॉइंट पी। तो मैंने अब यहाँ पर तुम लोगों से पूछ लिया व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द प्लैनेट। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, acceleration produced in any body placed at point P due to the planet, placed at point P, के point P के ऊपर तुम लोग कोई भी बॉडी को रख लेना, उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा प्लैनेट की वजह से। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन एनी बॉडी प्लेस्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द प्लैनेट। तो ये फॉर्मूला कितना आ गया? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय इस प्लैनेट की वजह से आप ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो वो सेंटर ऑफ द प्लैनेट से कितने डिस्टेंस के ऊपर है। लिखो। तो मैं बोल सकती हूँ entire mass of the planet can be assumed at its center, entire mass of the planet can be assumed, can be assumed at its center। यार ये क्या टाइम ट्रैवल कर रहे हैं क्या अपन? 8:45 हो गए, तुम्हें पता लगा क्या? अभी तो शुरू किया था, 8:45 हो गए बच्चों।
ये क्या टाइम ट्रैवल है, ये क्या ग्रेविटी है जो हमें मतलब फिजिक्स की ग्रेविटी जो हमें उसकी तरफ ऐसे खींच लेती है कि हमें पता नहीं लगता। हाँ वही तो, मैं अचंभित हूँ कि अभी तो शुरू किया था। क्रेजी। लिखो एक बार इस चीज को। तो मैं ये ड्यू टू वाले टॉपिक पे क्यों जा रही हूँ ना, क्योंकि आगे ऐसे टॉपिक्स हैं कि किस बॉडी की, जिस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है अभी हमें उससे वास्ता नहीं है, वो डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। अब हमारा पूरा का पूरा आगे का डिस्कशन इसके ऊपर बेस्ड होगा कि एक बॉडी की वजह से एक पॉइंट के ऊपर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, मतलब एक बॉडी की वजह से उस पॉइंट के ऊपर रखी हुई किसी भी बॉडी के अंदर कितना एक्सेलरेशन आएगा। डन। यहाँ पर बेसिक्स लिख लो। डन 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 डन। फिजिक्स की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है, क्या बात है। लिखो एक बार। अब एप्लीकेशंस पे ही जाएंगे हम लोग। अब ये जो हम लोगों ने नॉलेज गैदर किया ना, इसके एप्लीकेशंस के ऊपर जाएंगे, क्वेश्चंस के ऊपर बाद में जाएंगे, क्योंकि एप्लीकेशंस भी क्वेश्चंस ही है ना, बस उन एप्लीकेशंस को हम लोग नोट्स में लिखते हैं, इतना फर्क है। तो हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू अ प्लैनेट की, अब की बार अच्छे से। एक मिनट, ये तो बेसिक्स करवाए मैंने तुम्हें। ऐसा करो, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ शेल ले लो पहले, ड्यू टू अ हॉलो शेल। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ हॉलो शेल। अब डिटेलिंग में कर रहे हैं, तो मान लो मैंने यहाँ पर ये शेल ले लिया, ध्यान दीजिएगा। मान लो बच्चों मैंने यहाँ पर इस तरीके से ये शेल ले लिया, बनाओ एक बार। ठीक है, इस शेल का मास है कैपिटल एम, इसके रेडियस की वैल्यू है कैपिटल आर। अब हम लोग निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन इसकी वजह से, ना कि इसका एक्सेलरेशन। इसकी वजह से कितना एक्सेलरेशन है, तो इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन है वो ऑब्वियस सी बात है इसी के मास के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब तीन पॉइंट्स हैं जहां पर ये चीज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये इसका सेंटर है। सबसे पहले एक एक्सटर्नल पॉइंट के ऊपर, कि मान लो ये स्मॉल आर के डिस्टेंस के ऊपर ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो क्या मैं बोल दूं जो एक्सेलरेशन इसकी वजह से एक्सटर्नल पॉइंट के ऊपर प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, शेल का कितना मास है, और शेल के कितना और शेल के सेंटर से कितने डिस्टेंस के ऊपर हम लोग एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। इजी पेजी, वेरी इजी, देख पा रहे हो। अब मान लो अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं इस शेल की वजह से सरफेस के ऊपर, तो तुम दोबारा से क्या करो, सारे के सारे मास को सेंटर के ऊपर कंसंट्रेटेड मान लो, और फिर देखोगे अगर सारा का सारा कैपिटल एम मास यहाँ पर होता तो आर के डिस्टेंस के ऊपर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता। तो वो मेरे पास आ गया ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द प्लैनेट का स्क्वायर। और अब मान लो अगर मैं कोई इनसाइड पॉइंट ले लूं, कि मान लो यहाँ पर इस तरीके से स्मॉल आर के डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, मान लो यहाँ पर इस तरीके से एक इनसाइड पॉइंट है, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि इस शेल की वजह से किसी भी इनसाइड पॉइंट पे कितना एक्सेलरेशन है। तो ये हमेशा याद रखना, एक शेल की वजह से किसी भी इनसाइड पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन इज ऑलवेज जीरो, ऑलवेज, याद रखिएगा ये।
कि यहाँ पर ये वाले पॉइंट के ऊपर ना, ये वाले पॉइंट यहाँ पर कोई भी अगर मैं इनसाइड पॉइंट लूँ तो बिकॉज सिमेट्री है ना, तो अब ये जो मास है वो भी इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, ये जो मास है वो भी इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, ये जो मास है वो भी इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, ये जो मास है वो भी इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। तो शेल के अंदर अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ ना, तो उस पॉइंट के ऊपर जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा किसी भी बॉडी के ऊपर, दैट इज जीरो। इसी वजह से अगर शेल के अंदर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं तो उस पॉइंट के ऊपर रखी हुई बॉडी के ऊपर कभी कोई एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस होता। ये चीज को मैं बुलेटिन पॉइंट्स में भी लिखवा देती हूँ। इफ एनी बॉडी इफ एनी बॉडी is placed inside a shell is placed inside a shell if any body is placed inside a shell, it will experience zero net gravitational force। इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी बिकम जीरो। और इसीलिए बोला जाता है एक्सेलरेशन एट एनी इनसाइड पॉइंट फॉर अ शेल इज जीरो। लिखना एक बार कि शेल ना कभी भी किसी भी बॉडी के अंदर जो उसके अंदर रखी हुई है उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस करेगा। शेल की वजह से उसके अंदर रखी हुई बॉडी के अंदर कभी कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। एक क्वेश्चन करवाती हूँ तुम्हें, ठीक है, ध्यान देना। मैंने तुम्हें बोला कि भैया ये मेरे पास एक शेल है, यहां से क्लियर होगा, ध्यान से सुन लेना। मैंने तुम्हें बोला मेरे पास यहाँ पर एक शेल है, यहाँ पर एक शेल है, इसके मास की वैल्यू है m, इसके रेडियस की वैल्यू है r, और मैंने इसकी सरफेस के ऊपर एक और पॉइंट साइज्ड बॉडी रख दी, ठीक है, एक और पॉइंट साइज्ड बॉडी रख दी जिसके मास की वैल्यू भी है m, जिसके मास की वैल्यू भी है m। दिस इज o, दिस इज पॉइंट o। तुमसे पूछा हुआ है व्हाट इज द एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉइंट o पे कितनी होगी। तो पॉइंट की एक्सेलरेशन थोड़ी होती है, मेरा कहने का मतलब है ओ पॉइंट के ऊपर रखी हुई किसी भी बॉडी के अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ग्रेविटी की वजह से। तो मैंने एक्सेलरेशन पॉइंट ओ की वजह से पूछ लिया, तो तुम बोलोगे दो रीजंस हैं। एक पहला रीजन है शेल का, शेल की वजह से इस पॉइंट के ऊपर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ क्योंकि शेल के लिए ये एक इनसाइड पॉइंट है। क्योंकि शेल के लिए क्या है, शेल के लिए ये एक इनसाइड पॉइंट है, और एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इस पॉइंट साइज्ड बॉडी की वजह से इस डायरेक्शन में, इसकी तरफ, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ द पॉइंट साइज्ड बॉडी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस देखो कितना है, कैपिटल आर। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट ओ, तो शेल की वजह से जीरो, और एम मास ये जो पॉइंट साइज्ड बॉडी रखी हुई थी उसकी वजह से इतना, तो नेट एक्सेलरेशन आ गया इतना। एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चंस की हेल्प से समझो, कोई चूंचा नहीं चाहिए अभी मुझे। ये देखना, मैंने तुम्हें बोला कि भैया मेरे पास ये एक शेल है, बहुत ही इजी टॉपिक है, क्या बताऊं तुम्हें, सेम चीज रिपीट कर रही हूँ मैं बार बार, बस क्वेश्चंस डिफरेंट कर रही हूँ।
कि मैंने तुम्हें बोला कि मेरे पास एक शेल ये है, ठीक है, दूसरा शेल ये है। देखना, मेरे पास इस तरीके से ये दो शेल्स हैं। इसके मास की वैल्यू को तुम लोग 2m ले लो, ठीक है, मास की वैल्यू को 2m ले लो, रेडियस की वैल्यू को 3r ले लो। ये इस तरीके से एक दूसरे से टची टची कर रहे हैं। मैंने तुम्हें बोला एक यहां पर एक पॉइंट है, पॉइंट P, दिस इज पॉइंट P, जहां पर ये वाला जो डिस्टेंस है कैपिटल R है। मैंने तुमसे पूछ लिया कि भैया बताओ कितना नेट एक्सेलरेशन यहाँ पर पॉइंट P पे प्रोड्यूस होगा। तो एक एक करके आंसर दो कि तुम देखो पॉइंट P के ऊपर एक्सेलरेशन कितने रीजंस की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकालो, विक्टोरियली ऐड कर दो। जैसे कि मान लो सबसे पहले मैं इस शेल की बात करूं, तो इसके सारे के सारे मास को यहाँ पर कंसंट्रेटेड मान सकते हो। तो अगर मान लो मैं इसकी वजह से 2r के डिस्टेंस के ऊपर एक्सेलरेशन निकाल रही हूँ, तो फॉर्मूला में दिक्कत थोड़ी होनी चाहिए। तो पॉइंट P के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इसकी वजह से, वो इसकी तरफ होगा। जैसे अर्थ के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है एप्पल की टूवर्ड्स होता है, एप्पल के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है अर्थ की टूवर्ड्स होता है। तो पॉइंट P पे इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेविटेशन कांस्टेंट कितने मास की वजह से है, कितने डिस्टेंस के ऊपर है, उसका स्क्वायर डिवीजन में आ गया। फिर मैं बोलूंगी कि यार पॉइंट P के ऊपर जो एक्सेलरेशन है ना, वो हमारे इस शेल की वजह से भी तो प्रोड्यूस होगा। तो ये वाले शेल का पूरा मास इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान लिया, और अब मैं यहाँ से 2r के डिस्टेंस के ऊपर इसकी वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकाल रही हूँ। तुम खुद देखो, इसके रेडियस की वैल्यू है 3r। तो अगर ये वाला पॉइंट यहाँ से r के डिस्टेंस के ऊपर है, तो यहाँ से 2r के डिस्टेंस के ऊपर होगा। यहाँ पर ये इसका रेडियस r था, फिर आगे एडिशनल डिस्टेंस r। तो मैं बोल दूंगी दूसरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पॉइंट P पे इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, जिसकी वैल्यू आगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 2m मास की वजह से ये है, और ये वाला पॉइंट 2m मास से 2r के डिस्टेंस के ऊपर है। तो ये मेरे पास आ गया gm/4r का स्क्वायर, ठीक है। ये बच्चों मेरे पास आ गया gm/2r का स्क्वायर। तो इस डायरेक्शन में लग रहा है इतना एक्सेलरेशन छोटा, इस डायरेक्शन में लग रहा है इतना एक्सेलरेशन बड़ा। तो ऑब्वियस सी बात है नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। तो इस डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन आ गया, इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन था माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन था, वैल्यू कितनी आ गई, इतनी। देख पा रहे हो कि इस डायरेक्शन में छोटा एक्सेलरेशन है, इस डायरेक्शन में बड़ा एक्सेलरेशन है। तो कैसे वेक्टर्स को ऐड करते हैं, उसमें क्या दिक्कत आ रही है अब तुम्हें, ये देखो। इस डायरेक्शन में छोटा एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन में बड़ा एक्सेलरेशन, तो नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में विच इज इक्वल टू ये वाला एक्सेलरेशन माइनस ये वाला एक्सेलरेशन। ओ 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 तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जो ये मेरे पास ब्लू वाला शेल है, रुको, जो मेरे पास यहाँ पर ब्लू वाला शेल है, उसकी वजह से तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं आएगा भाई। क्या बात है, बातें हैं ये कि ये जो मेरे पास ब्लू वाला शेल है, ठीक है, ब्लू वाला शेल पॉइंट P के ऊपर एक्सेलरेशन ही नहीं प्रोड्यूस करेगा। पॉइंट P इज एन इनसाइड पॉइंट, पॉइंट P इज एन इनसाइड पॉइंट for this shell, for this shell. So this shell will not produce, so this shell will not produce, will not produce any acceleration at point P. Any, बिल्कुल सही पकड़े हो तुम लोग, पेन डिस्चार्ज हो गया। एनी एक्सेलरेशन एट पॉइंट P, के जो पॉइंट P है, ठीक है,
उसके ऊपर दो रीजन है एक्सेलरेशन के, एक हमारा पिंक वाला शेल, एक हमारा ब्लू वाला शेल। अब पिंक वाले शेल के लिए पॉइंट पी एक्सटर्नल है 2r के डिस्टेंस के ऊपर, उसने तो बढ़िया एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दिया। लेकिन पॉइंट पी हमारे ब्लू शेल के लिए इनसाइड पॉइंट है, तो ब्लू वाला शेल पॉइंट पी के ऊपर किसी भी तरीके का एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस करेगा। Point P is an inside point for this shell, so this shell will not produce any acceleration at point P. यहाँ पर एक्सेलरेशन शून्य। तो यही आ गया बच्चों मेरा नेट एक्सेलरेशन। ये देखो, नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में इतने मैग्नीट्यूड का। एक और क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास क्वेश्चंस की कमी थोड़ी है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको और कॉम्प्लेक्स कर देती हूँ। अब की बार 3 रीजंस ले आऊंगी, ये क्वेश्चन देखना, ठीक है। मैंने तुम्हें बोला यहाँ पर एक स्फीयर है, ध्यान देना, ये मेरे पास एक स्फीयर है m मास का, कैपिटल R की रेडियस का। ये मेरे पास एक पॉइंट साइज्ड बॉडी है m मास की। ध्यान देना, ठीक है। और ये मेरे पास एक शेल है, ये देखना, ये मेरे पास एक शेल है 2m मास का, r के ही रेडियस का। अब तुम्हें दिया हुआ है ये वाला जो डिस्टेंस है इट इज 4r, ठीक है। और तुम्हें दिया हुआ है ये वाला जो डिस्टेंस है इट इज 2r। तो अगर मान लो मैं पॉइंट P को यहां पर मान लू, एक मिनट, एक मिनट, अगर मान लो मैं पॉइंट P को यहां पर मान लू, दिस इज पॉइंट P, ये है मेरा पॉइंट P। क्वेश्चन यहाँ पर तुम लोग समझ गए होगे, कितना नेट एक्सेलरेशन पॉइंट P पे प्रोड्यूस होगा। एक बार इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, इंडिविजुअली एक्सेलरेशन निकालो कि पॉइंट P के ऊपर इन सबकी वजह से कितना एक्सेलरेशन है, विक्टोरियली ऐड देम।
जी, इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकालोगे ना, फिर उसका नेट निकालोगे। व्हाट इज द रेडियस फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट? एक्सटर्नल पॉइंट के लिए रेडियस थोड़ी होता है। सारी चीजें प्रोवाइडेड है, देख लो एक बार। अब जहां पर तुम्हें डाउट आया ना, अब तुम्हारा दिमाग वहां पर ज्यादा जाएगा उसके एक्सप्लेनेशन में, देखते हैं, ठीक है। कोई प्लस माइनस नहीं है, डायग्राम से चलो, डायग्राम में डायरेक्शन दिखा दो और फिर सिर्फ मैग्नीट्यूड से डील करो। जैसे कि मान लो अगर मैं यहाँ पर 3 रीजन है एक्सेलरेशन के, ठीक है। तो अगर मान लो मैं पहले रीजन के ऊपर चलूं, तो पहला रीजन हमारा, ओ यार इस एप्पल पेंसिल, रुक जाओ, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। देखो, सबसे पहले मान लो अगर मैं स्फीयर की वजह से 0% ही है, रुको यार, मेरे पास पहले दूसरा आईपैड और दूसरी एप्पल पेंसिल होती थी, वो जल्दी चार्ज हो जाती थी, अभी तक तो 20% चार्ज हो जाती। सारे डिस्टेंसेस गिवन है, कुछ क्लियरली गिवन है, कुछ स्मार्टली गिवन है। तो मान लो अगर मैं 5% हो गई, अगर मान लो मैं यहाँ पर पॉइंट पी मान लो, ये मेरा पॉइंट पी है, ठीक है। तो एक तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा स्फीयर की वजह से। तो तुम लोग देख पा रहे हो कि स्फीयर के मास को मैंने यहाँ पर सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान लिया, इसकी वजह से एक्सेलरेशन निकाल रही हूँ आर के डिस्टेंस के ऊपर। तो इसकी तरफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ कितने मैग्नीट्यूड का? जी एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, है ना। फिर बच्चों एक एक्सेलरेशन इसकी वजह से भी तो प्रोड्यूस होगा, ये हमारा दूसरा रीजन। तो देखो m मास की वजह से मैं एक्सेलरेशन निकाल रही हूँ 3r के डिस्टेंस के ऊपर। आपको ये वाला डिस्टेंस गिवन था ना 4r, तो इसमें से अगर r काट दो तो 3r बच गया। तो अब ये जो m मास है ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा पॉइंट p के ऊपर अपनी डायरेक्शन में। ये देखो अपनी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दिया कितना? gm/3r का स्क्वायर। और तीसरा रीजन जो पॉइंट पी के ऊपर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा वो क्या है? वो है हमारा ये वाला शेल, ठीक है। इसको थोड़ा सा लाइट कर देती हूँ, इससे पहले तुम लोग रो के हमें दिख नहीं रहा है ये वाला कलर, ठीक है। एक एक्सेलरेशन शेल की वजह से प्रोड्यूस होगा, तो शेल इससे कितने डिस्टेंस के ऊपर है? देखो शेल के सारे 2m मास को मैंने यहाँ पर सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान लिया, इसकी वजह से मैं एक्सेलरेशन निकाल रही हूँ 2r के डिस्टेंस के ऊपर। तो शेल ने भी इसके ऊपर इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया कितना? g मल्टीप्लाइड बाय 2m डिवाइडेड बाय 2r का स्क्वायर। फिजिक्स खत्म, ठीक है बालको, फिजिक्स खत्म। अब यहाँ पर आप वेक्टोरियल एडिशन करोगे कि भैया देखो यहाँ पर ना इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो आ गया मेरे पास gm/r का स्क्वायर, इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आया वो आया मेरे पास gm/9r का स्क्वायर प्लस gm/2r का स्क्वायर। इसका मतलब कितना? ये मेरे पास आ गया 9, 10, 11, 11 gm/18r का स्क्वायर। तो मैं देख पा रही हूँ कि सिंस यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सेलरेशन बड़ा है, तो नेट एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में आ गया नेट एक्सेलरेशन, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? जिसका मैग्नीट्यूड हो गया gm/r का स्क्वायर माइनस दिस, माइनस 11 gm/18r का स्क्वायर। तो ये मेरे पास कितना आ गया? ये मेरे पास आ गया 7 gm/18r का स्क्वायर। तो नेट एक्सेलरेशन जो पॉइंट पी के ऊपर प्रोड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या है? 7 gm/18r का स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन अगर मान लो तुम्हें ऐसे आई कैप जे कैप की टर्म्स में बतानी है तो माइनस आई कैप कर सकते हो। फाइव आर नहीं, सारे डिस्टेंसेस ठीक ले आओ। हम एक्सेलरेशन यहाँ नहीं निकाल रहे हैं इसकी वजह से, हम इस शेल की वजह से एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं यहाँ पे। एक मिनट, इस शेल की वजह से हम पॉइंट पी को स्टडी कर रहे हैं ना,
तो जो भी हम लोग एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं ये वाले पॉइंट के ऊपर निकाल रहे हैं। तो शेल स्फीयर डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, यहाँ पर ये पॉइंट साइज्ड बॉडी डिस्कस कर ली। शेल से ये वाला जो पॉइंट है कितने डिस्टेंस के ऊपर है, ये देख लो। यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया मेरे पास 2r, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया मेरे पास 3r, तो इसकी वजह से निकाल रहे हैं 5r के ऊपर। ये तो और छोटा हो गया। करेक्शंस कर रही हूँ डिस्टेंस की, कोई कंसेप्ट चेंज नहीं कर रही। 2r की जगह बस 5r लिख रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने डिस्टेंस गलत ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर 5r है। अब सिर्फ वैल्यूज को करेक्ट कर रही हूँ। आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग एल्स, आई एम नॉट चेंजिंग द कंसेप्ट और एनीथिंग। तो मैं देख पा रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सेलरेशन इतना है, राइट हैंड साइड पे कितना आ गया, राइट हैंड साइड पे आ गया इतना। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 25, 18, 45, 43, 43 जी कैपिटल एम बाय 250, 250, 225, 225 आर का स्क्वायर। इनको मतलब ये ऐड करो, उसकी यही वाली वैल्यू आएगी। तो मैं देख पा रही हूँ कि अब नेट एक्सेलरेशन जो है इस डायरेक्शन में बड़ा है, कि ये वाला एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आ गया इतना बड़ा, इस डायरेक्शन में छोटा एक्सेलरेशन आ गया इतना। तो नेट एक्सेलरेशन हो गया इस डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू कितने आ गई, इतनी। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसको, बस ये देखो सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। ये देखिए नेट एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास इस डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, इतना। सिर्फ वैल्यूज करेक्ट की है, पूरा एक्सप्लेनेशन और सेम है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कि एक पॉइंट साइज्ड बॉडी की वजह से वेरी जेन्युइन, वेरी वेरी जेन्युइन, एक पॉइंट साइज्ड बॉडी की वजह से अगर आर के डिस्टेंस के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालना हो तो फॉर्मूला ये है। अगर किसी प्लैनेट की वजह से आर के एक्सटर्नल पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन निकालना हो तो फॉर्मूला ये है। और अगर मैं शेल की बात करूं तो एक्सटर्नल और सरफेस के ऊपर अगर एक्सेलरेशन निकालोगे तो सारे के सारे मास को सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान सकते हो, इनसाइड पॉइंट पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो अब एक बार जरा सा यहाँ पर एच पॉइंट भी लिख दो। एक्सेलरेशन ड्यू टू अ प्लैनेट, लेकिन अब की बार अपन बेसिक्स नहीं करेंगे, जितने भी एप्लीकेशन है सारे करवा रही हूँ। जिन भी रीजंस की वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तुम्हें किसी भी पॉइंट के ऊपर पूछा जा सकता है, तो अब की बार हम लोग कर रहे हैं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू अ प्लैनेट। अब की बार बेसिक्स नहीं, सारी चीजें। सबसे पहले मान लो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भैया मेरे पास ये प्लैनेट है तो मास पूरी की पूरी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एम के मास का और आर के रेडियस का। तो तुम्हें दो जगह एक्सेलरेशन निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। एक तो एक्सटर्नल पॉइंट के ऊपर, कि मान लो अगर सेंटर से स्मॉल आर के डिस्टेंस के ऊपर मैं तुमसे पूछूं यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है, तो यहाँ तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। तुम बोल दोगे कि भैया ये मेरे पास एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट पे जो प्लैनेट ने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, तो कैसे निकालोगे, सारे के सारे मास को सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान लो, मतलब एम मास की वजह से आर के डिस्टेंस के ऊपर तुम लोग एक्सेलरेशन निकाल रहे हो। और एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा सरफेस के ऊपर, तो इसमें भी दिक्कत नहीं होगी। तो सरफेस या फिर एक्सटर्नल पॉइंट के लिए तुम लोग एक्सेलरेशन निकालो, फोर्स निकालो, जो मर्जी निकालो, सारे के सारे मास को सेंटर के ऊपर कंसंट्रेटेड मान सकते हो। तो एम मास को सेंटर पे कंसंट्रेटेड मानू तो मैं कैपिटल आर के डिस्टेंस के ऊपर एक्सेलरेशन निकाल रही हूँ। देखो यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्सटर्नल पॉइंट या फिर सरफेस पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन निकालने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहां तुम्हें दिक्कत होनी चाहिए वो है इनसाइड पॉइंट।
ये तो हम लोग कर चुके हैं, इसको मैं साइड में कर देती हूँ। बात होती है इनसाइड पॉइंट की। मान लो अगर ये मेरे पास सेम प्लैनेट है और इससे ना मैं स्मॉल आर के डिस्टेंस के ऊपर एक इंटरनल पॉइंट है, यहाँ पर मैं इनसाइड एक्सेलरेशन निकालना चाहती हूँ कि यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इसकी ट्रिक देखो जरा सा क्या है। इसकी ट्रिक ये है कि वाला जो पॉइंट है ना, वो किसी तो छोटे स्फीयर के लिए एक्सटर्नल पॉइंट होगा। कि मेरे पास जिस पॉइंट के ऊपर मैं इनसाइड एक्सेलरेशन निकाल रही हूँ, जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो, वो एक छोटे स्फीयर के लिए सरफेस पॉइंट है। तो मान लो अगर इस छोटे वाले स्फीयर का मास है m1, तो मैं बोल दूंगी कि इस पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन आ गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। m1 को तुम यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो कि भैया कैपिटल M वो मास है जो इतनी वॉल्यूम के अंदर है, m1 मेरे पास वो मास है जो इतनी वॉल्यूम के अंदर है। तो अगर मैं यूनिटरी मेथड से चलूं तो m1 कैन बी रिटन एज इक्वल टू कैपिटल M स्मॉल r का क्यूब बाय कैपिटल R का क्यूब। तो ये मेरे पास कितना आ गया। ये एप्लीकेशन है, अभी मैं तुम्हें थियरी नहीं बता रही हूँ, मैं तुम्हें बोल रही हूँ अगर इनसाइड पॉइंट के ऊपर एक प्लैनेट की वजह से, एक स्फीयर की वजह से एक्सेलरेशन निकालना हो, तो ये वाला पॉइंट इस इनर स्फीयर के लिए तो एक्सटर्नल पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट इस इनर स्फीयर के लिए तो सरफेस पॉइंट है ना। तो इनर स्फीयर के रेडियस की वैल्यू इतनी है, मास की वैल्यू इतनी है, तो इस पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया इतना। ट्रिक बता दिया अब मैंने तुम्हें। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना आ गया भाई, यहाँ पर एक्सेलरेशन आ गया g कैपिटल M स्मॉल r का क्यूब डिवाइडेड बाय स्मॉल r का स्क्वायर बाय कैपिटल R। तो फॉर्मूला मेरे पास कितना आ गया, gm स्मॉल r बाय कैपिटल R। देखो gm स्मॉल r बाय कैपिटल R का क्यूब फॉर्मूला। देखो एक बार, कि अगर मुझे प्लैनेट की वजह से एक इनसाइड पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन निकालना है, ट्रिक ये है, आप अज्यूम करो यहाँ पर एक छोटा सा स्फीयर। तो अगर छोटे वाले स्फीयर का मास m1 है तो इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। बस m1 को मुझे कैपिटल M के टर्म्स में लिखना है, तो मैंने यूनिटरी मेथड लगा दिया कि ये कैपिटल M मास इतनी वॉल्यूम में है, स्मॉल m मास इतनी वॉल्यूम में है। तो m1 को मैंने कैपिटल M के टर्म्स में लिखना सीख लिया और फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये देखो मैंने m1 को सब्स्टिट्यूट कर दिया इस तरीके से। बहुत गंदा लग रहा है, इसको अलग तरीके से हाईलाइट करती हूँ। ये देखो, तो मेन फॉर्मूला मेरे पास ये आ गया। लिखो, ठीक है। एक क्वेश्चन करवाते हैं। जैसे कि मान लो मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन दे दिया ये, ओ यार पेन बड़ा डिस्चार्ज हो रहा है, एक बार देख लो ये वाली स्लाइड। तो चाहे शेल हो या स्फीयर हो, कभी भी मुझे एक्सटर्नल पॉइंट या सरफेस पॉइंट पे अगर एक्सेलरेशन निकालना है, सारे के सारे मास को सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान सकते हो। अगर मैं इनसाइड पॉइंट की बात करूं तो शेल इनसाइड पॉइंट पे एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस करता है, लेकिन प्लैनेट इनसाइड पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, जिसका फॉर्मूला आ गया ये। तो मान लो अब की बार अगर मैं तुम लोगों को क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का दूं कि भैया मेरे पास ये एक प्लैनेट है, ठीक है,
प्लैनेट के मास की वैल्यू है कैपिटल एम, रेडियस की वैल्यू है कैपिटल आर। मैंने तुम्हें बोला सेंटर से आर बाई टू के डिस्टेंस के ऊपर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ये मान लो सेंटर से आर बाई टू के डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट पी है। मैंने तुमसे पूछ लिया कितना एक्सेलरेशन पॉइंट पी पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो तुम्हें कोई फॉर्मूला चाहिए नहीं, ये फॉर्मूला तो आ गया। तो लेकिन वो फॉर्मूला हमें चाहिए नहीं, हम क्या करेंगे, हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे कि हम अज्यूम करेंगे छोटा वाला स्फीयर, और मान लो छोटे वाले स्फीयर का मास है m1, तो एक्सेलरेशन पी पॉइंट पे कितना प्रोड्यूस हुआ, तो छोटा वाला स्फीयर जो m1 मास का है और जिसकी रेडियस की वैल्यू है r/2, उसके सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला मेरे पास कितना बना, फॉर्मूला मेरे पास बना ये। अब m1 को तुम्हें सिर्फ कैपिटल M के टर्म्स में लिखना है, वो तो तुम लोग साइड में यूनिटरी मेथड कर सकते हो कि भैया कैपिटल M मेरे पास वो मास है जो इतनी वॉल्यूम में है, m1 मेरे पास वो मास है जो इतनी वॉल्यूम में है। तो तुम लोग यहाँ पर खुद से भी देख पा रहे हो ना कि यार रेडियस आधा हो गया, वॉल्यूम 1/8 तो हो गई। तो अगर मास वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मास 1/8 तो हो गया। इसको यूनिटरी मेथड से निकाल लो, इसकी वैल्यू आ जाएगी कैपिटल M/8। तो मैं इसको अगर सब्सटीट्यूट कर दूं तो ये आ गया G कैपिटल M/8, ये मेरे पास आ गया r²/4। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी बनी, GM/2r²। और मान लो अगर कोई बच्चा सोच रहा हो कि दी फॉर्मूला से भी सेम आंसर आएगा, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। अगर मान लो मैं फॉर्मूला लिख दूं तो फॉर्मूला कितना आ गया, जी कैपिटल एम स्मॉल r/r का क्यूब। तो ये मेरे पास आ गया GM r/2/r का क्यूब। तुम खुद देख लो, सेम आंसर आता हुआ। बस ये तुम्हारी मेमोरी के ऊपर बेस्ड है, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहती हूँ। अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाओ आंसर तक पहुंचने की। ठीक है, तुम्हारे पास याद करने को ऑलरेडी केमिस्ट्री के रिएक्शंस हैं, बायोलॉजी के एग्जाम्पल्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं। फिजिक्स एक ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसको तुम्हें याद करना पड़ रहा है। दोनों से सेम आंसर आ रहा है, तुम लोग देख पा रहे होगे, है ना। किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखना, अब एक और क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दे दूं और फिर इसके बाद क्लास खत्म, फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो मान लो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दे दिया, ये मेरे पास एक स्फीयर है, इसका मास m है, इसके रेडियस की वैल्यू r है, मतलब ये मेरे पास एक प्लैनेट है। ठीक है, ये इसका सेंटर है और इसके r/3 के डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट है, दिस इज पॉइंट P। और साथ में यहाँ पर एक 2m मास रखा हुआ है, 2m मास की बॉडी रखी हुई है। अब बताओ P पॉइंट के ऊपर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक प्लैनेट आ गया m के मास का, r के रेडियस का, उसकी सरफेस के ऊपर 2m मास की एक बॉडी रखी हुई है, और ये इन्फॉर्मेशन देके तुमसे पूछा हुआ है पॉइंट P के ऊपर बताओ कितना एक्सेलरेशन है, ये वाला डिस्टेंस है r/3। निकालो, निकालो।
हाँ जी, देखो और फिर तुम्हारी छुट्टी। फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बस थोड़ी सी और क्वेश्चन सॉल्विंग करवानी है, देन वी आर डन विद द टॉपिक। तो मैं बोलूंगी कि देखो जो ये मेरे पास पी पॉइंट है ना, उसकी वजह से दो रीजंस की वजह से एक्सेलरेशन है, और अब मैं ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे करवा चुकी हूँ। ये तुम्हारे कंसेप्चुअल बिल्डिंग क्वेश्चंस हैं जो न्यूमेरिकल की फॉर्मेट में है कि देखो पी पॉइंट पे एक तो एक्सेलरेशन इस प्लैनेट की वजह से प्रोड्यूस होगा इस डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू कितने आ गई, जी मास ऑफ द प्लैनेट, सेंटर से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, डिवाइडेड बाय रेडियस का क्यूब। अब की बार मैंने फॉर्मूला लगा दिया क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया बिना फॉर्मूला के भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब की बार मैंने ब्लू वाला पोर्शन ये कर दिया। तो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो मेरे पास आ गया जी एम बाई 3r का स्क्वायर। और बच्चा जी अब एक एक्सेलरेशन हमारी ये बॉडी भी तो प्रोड्यूस करेगी, तो बॉडी भी खींचेगी अपने आप को, ये बॉडी भी खींचेगी, ये बॉडी भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी अपनी डायरेक्शन में। तो ये 2m मास की बॉडी तुम देख लो पॉइंट पी से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, 2r/3 के डिस्टेंस के ऊपर है। तो इसने एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस कर दिया, g2m/2r/3 का स्क्वायर। जो मेरे पास कितना बन गया, जो मेरे पास बन गया 9g(M)/2r का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, यही आएगा। तो तुम लोग देख पा रहे हो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन छोटा है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बड़ा है, तो नेट एक्सेलरेशन आ गया इस डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 9gm/2r का स्क्वायर माइनस gm/3r का स्क्वायर। ये मेरे पास कितना आ गया 29gm/6r का स्क्वायर। अरे यार, डज दिस मेक सेंस? ऐसे ही करना था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चंस की, इन क्वेश्चंस की हेल्प से ना, ये क्या शुरू हो गया, इन क्वेश्चंस की हेल्प से समझो कि दोनों की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। पी पॉइंट के ऊपर जो प्लैनेट की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो प्लैनेट के लिए पी पॉइंट इनसाइड पॉइंट था, उसका फॉर्मूला लग गया। कभी भी किसी स्मॉल साइज्ड बॉडी की वजह से एक्सेलरेशन निकालो तो उसका शेप और साइज देखना ही नहीं होता। तो 2m मास की वजह से मैं एक्सेलरेशन निकाल रही थी 2r/3 के डिस्टेंस के ऊपर। तो अब ये वाला आंसर निकाल सकते हो ना, 27 माइनस 2 25, 25 G(M)/6r का स्क्वायर। देखो 27 माइनस 2 25, ठीक है, ये ठीक है। अब इसको कंटिन्यू करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में और चीजें सीखते हैं। इसके ऊपर मैंने तुम लोगों को काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस आज की क्लास में करवा दी है, तुम्हें बता दिए कि हम लोग इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकालते हैं फिर नेट एक्सेलरेशन निकालते हैं, ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को खत्म करेंगे और फिर हम लोग चलेंगे ग्रेविटेशन फील्ड के ऊपर, जो एक तरीके से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का ही टाइप है, ठीक है। बस यार 2 घंटे की क्लास नहीं, बस हो गया, 1 और आधे घंटे की क्लास रखते हैं। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच बच्चों, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखो। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। बाय बाय, गुड बाय।